Students, today we are going to wind up with this lecture series of History of English Literature. The periods that we have already done were the Elizabethan period, the Renaissance period basically, which consists of Elizabethan period, Jacobean, Caroline period also. And then we had the Restoration period, the Augustan age, then we have the Romantic period, and then the Victorian age, and then we discuss the modern period. So now, after the modern age of literature, we are going to now discuss the last period, which is called the postmodern age. Now, this is a little different from the earlier periods because earlier we have periods according to the history of England connected to the history. उससे कनेक्ट होता है कि किसका वो एरा था, कौन सी क्वीन थी, कौन सा किंग था, कौन सा हिस्टोरिकल और सोशल पीरियड था वो, तो उसके साथ कनेक्टेड रहते थे विक्टोरियन पीरियड, एलिजाबेथन पीरियड. लेकिन ये जो मॉडर्निज्म आया, द मॉडर्न एज, व्हेन वी कम टू द मॉडर्न एज, उसके बाद से ये एक क्लासिफिकेशन जो हो गया कि मॉडर्न के बाद जो पीरियड है उसे पोस्ट मॉडर्न पीरियड कह दिया गया. उसका कोई अलग से फिर कोई क्लासिफिकेशन हो ही नहीं पाई, उसके बाद कोई टर्मिनोलॉजी यूज़ हो ही नहीं. और ये थोड़ा सा कुछ स्कॉलर्स इसको चैलेंज करते हैं. इट इज़ चैलेंज दैट व्हाई इज़ इट कॉल्ड, if it is called modern, then is it so important that after that no other classification can be done? It can be only postmodern and then maybe postmodern. So the word modern has stuck on. तो वो जो एक मॉडर्न वर्ड है उसको बहुत स्कॉलर्स चैलेंज करते हैं कि क्या मॉडर्न तो हर एक पीरियड मॉडर्न रहता था अपने लिए, तो ऐसा उसमें क्या हो गया कि उसके बाद सारे पीरियड्स को इसी तरह मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न कहा गया और कहा जाता है. सो दिस इज़ ऑल्सो अ टॉपिक ऑफ डिबेट बिकॉज मॉडर्न और पोस्ट मॉडर्न के बीच में भी जो एक है वो क्लीन ब्रेक हम नहीं कर सकते. वी कैन नॉट से दैट दिस इज़ completely modern and this is completely post modern. ऐसा नहीं है. There are so many things that are coming in from the modern period in and they are extending into the post modern age. and इसको हम वर्ल्ड वॉर्स से कनेक्ट करते हैं. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई तो उसको मॉडर्न एज में ही ब्रैकेट किया जाता है उस एरा को. और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गया 1945 में, सो आफ्टर दैट वी सी दैट इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ अ डिफरेंट एज बिकॉज नाउ देर इज़ अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट द वर्ल्ड and looking at literature, looking at writing and expression. क्योंकि जो दोनों वॉर्स हुए तो दोनों वॉर्स का जो इम्पैक्ट जिस जनरेशन ऑफ राइटर्स पे पड़ा तो वो एक बहुत ही ज़बरदस्त इम्पैक्ट था. और उससे पता चलता है लिटरेचर से इस पीरियड की कि जो सर्टेनिटीज़ थी, जो ट्रूथ्स थे, जो यूनिवर्सल ट्रूथ्स जिन्हें कहते थे एंड एब्सोल्यूट ट्रूथ्स कहते थे, all that just vanished because people thought that there are no universal truths, there are no absolute truths in this world. ऐसे कोई certainty नहीं है दुनिया में. आज ख़त्म हो जाएगी दुनिया, कल भी ख़त्म हो सकती है because the threat of war and the war and it was also the atomic war, जैसे हिरोशिमा नागासाकी episodes were there. So that people really started thinking that this world has no future, it can just end any time. So there was this loss of complete belief in anything. Religion में कोई वो नहीं थी stability. The politics, religion, they were not playing any part in the lives of the writers.
and they were not giving them anything to fall back upon. So the world is a broken world. The world of postmodernism, जिसको हम कहते हैं, उसमें जो राइटर्स हैं उनकी राइटिंग्स में हमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आता जो कि हमें पहले के राइटर्स में नज़र आता था. मॉडर्निज्म में भी थोड़े बहुत चेंजेस काफ़ी आ गए थे आफ्टर द विक्टोरियन एज. देयर वर नो फॉर्म्स, प्रॉपर फॉर्म्स, जैसे एक्सटर्नल रियलिटीज़ को इतना डिपिक्ट नहीं किया जाता था उनके वर्क्स में भी. और इनर कॉन्शियसनेस, जैसे स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस शुरू हो गया था, डॉरथी रिचर्डसन, वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस. सो उनके जो नॉवेल्स थे, उन वो लिटरेचर भी विक्टोरियन एज से बहुत डिफरेंट था, इसीलिए वो मॉडर्न कहलाता है. तो वो जो एक identity, a quest for identity, your own identity, you're looking for something but you're not finding it. But in the modernist literature, to some extent, there is some structure, some form, and the characters are still a little explainable. जैसे D.H. लॉरेंस के सारे नॉवेल्स जो हैं वो इंटर वॉर ईयर्स के हैं. जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, उसके बीच के जो ईयर्स थे, इंटर वॉर ईयर्स जिनको हम कहते हैं. सो D.H. लॉरेंस wrote his novels in the interwar years, and still his characters are explainable, psychologically explainable to some extent, and sometimes we find that no, they are not very clear about what they want. And especially in a book like Women in Love, things are not very well explained, so they get a little chaotic, and that is one of the elements that went on to become more prominent in the postmodern age. तो postmodern age के जितने भी वर्क्स हैं उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक फॉर्मल प्लॉट होगा, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स होगा, एक बहुत रीजनेबल कैरेक्टर्स होंगे. कुछ भी नहीं है. उसमें ये शो कर रहा है, ऑथर्स शो कर रहे हैं कि दिस वर्ल्ड एक्चुअली हैज़ नो मीनिंग एंड इट इज़ completely beyond understanding, and you can't define it. You can't define this world, and you can't define characters properly, because there seems to be no definition of this world. वो उनकी समझ में नहीं आ रहा है world any longer after the two wars, and after the growing materialism and growing industrialization, and kind of, the machinery coming in, and the lives of people getting so affected by all these things that there seems to be no certainty and no center. जैसे वर्ल्ड का एक सेंटर होता है, इधर रिलीजन वो सेंटर होगा, पॉलिटिक्स होगा, कोई बिलीफ होगी जो एक वर्ल्ड को होल्ड करती है और उसका सेंटर है और वर्ल्ड उसके आसपास घूमता है. लेकिन ऐसा कुछ उनको नज़र नहीं आ रहा पोस्ट मॉडर्निस्ट्स को. और उन्होंने इस तरह के बुक्स लिखी, इस तरह के नॉवेल्स, इस तरह की पोइट्री, ड्रामा, जो कि खुद ही एक क्वेस्ट है for understanding. So that work, the literary work itself, is actually searching for some meaning of the world. So how to interpret this world, how to understand it, they are just trying to understand, but they feel that no, actually you cannot understand. तो उनके जो characters भी हैं वो इस तरह के. इसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो है, जो कि एक बहुत ही आइकॉनिक वर्क है, सैमुअल बेकेट का. सैमुअल बेकेट वाज अ ग्रेट प्ले राइट, एंड हिज वर्क comes under theater of the absurd, because all the themes, all the interpretations seem to be very absurd. It is an absurd world that he brings to us. His plays like Waiting for Godot and also Endgame and other plays. So in Waiting for Godot, that is his most representative and most famous work, and we all study Waiting for Godot in our courses. So Waiting for Godot ऐसा क्यों है? उसमें इतना मिनिमल डायलॉग है, एंड वो जो कैरेक्टर्स हैं वो कितने लॉस्ट हैं. इट्स अ मीनिंगलेस वर्ल्ड, इट इज़ एन एम्प्टी वर्ल्ड. और उसमें वो जो दो कैरेक्टर्स हैं, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागॉन,
they are waiting for Godot. So, who is Godot? Why are they waiting for him? And what is he going to do to their lives? So, all that is explored in that play. And there seems to be this question that does Godot even exist? And if he exists, is he going to come and help them? Or they'll keep waiting all their lives? So, godless world. It's a godless world. The postmodernist world is a godless world. And this concept of the death of God was brought to us in the 19th century by Nietzsche, the famous German philosopher, who said that God is dead. So his declaration had already been made long time ago that there is no God in this world who is going to look after us or guide us. So all the literary works are trying to show us that yes, there is great fragmentation, there is conflict, there are ideological conflicts, there are physical conflicts, and there is ambiguity and discontinuity in everything. The characters are ambiguous. The narrators in the novels of this period, they are also questionable. Actually, you don't really know whether what they are telling you is it correct. I mean, are they narrating properly? So everything is quite confusing and lost. So there are no neat endings to any literary work. जैसे एक ending होती, proper ending होती है एक novel की या एक पोएम की या एक प्ले की, ऐसा ऐसा कोई रूल रह नहीं गया. तो पोस्ट मॉडर्निस्ट व्यू ऑफ द वर्ल्ड is totally different from the earlier view. The way they interact with the world is completely different. The 19th century realism has totally been discarded. So the external reality तो कभी नज़र ही नहीं आती है वर्क्स में. मोस्टली इट इज़ ऑल एक्सप्लोरिंग द वेरियस स्टेट्स ऑफ माइंड ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, हाउ द कॉन्शियसनेस इज़ बीइंग एक्सप्लोर्ड. वो तो पहले ही स्टार्ट हो चुका था स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के थ्रू, बट अब जो है कि वो एक्सटर्नल रियलिटीज़ और भी कम हो गई हैं, उसमें हम नहीं देखते उनकी डिस्क्रिप्शंस. सो वी गो इन साइड द माइंड ऑफ अ ब्रोकन पर्सन यूजली, बिकॉज इस लिटरेचर में कोई हीरोज़ नहीं है. दे आर नो हीरोज़. जैसे विक्टोरियन एज में नॉवेल्स में हम देखते थे हीरोज़ हैं, हीरोइंस हैं, एंड द हीरोज़ आर वेरी नोबल एंड दे फॉलो अ मॉरल पाथ. एंड उस टाइप का कोई हीरो आपको पोस्ट मॉडर्न लिटरेचर में नहीं नज़र आता. और उस टाइप की दुनिया वेल ऑर्गेनाइज्ड, और उसकी एक एक्सटर्नल रियलिटी है, घर है, विलेज है, वो सब चीज़ें अब हमें नज़र नहीं आती. तो वी यूज टू थिंक दैट यू नो जेम्स जॉयस एंड वर्जीनिया वुल्फ and other writers who follow stream of consciousness technique, they are getting a little confusing. They are the ones who are losing the hold on this world. But actually देखा जाए तो उनके novels में फिर भी कुछ एक फॉर्म था. बट इस तरह का जो पोस्ट मॉडर्निस्ट लिटरेचर है उसमें दे आर एंटी फॉर्म. वो एक फॉर्म को फॉलो नहीं करते, और उसमें ये नहीं है कि प्लॉट होगा, प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ टाइम होगा, एक स्टोरी होगी बहुत रीजनेबल, रैशनल, बिकॉज मोर एंड मोर थिंग्स आर मूविंग टूवर्ड्स इरैशनैलिटी इन पोस्ट मॉडर्निज्म. तो ये जो एक 20th सेंचुरी को दो हिस्सों में बांट दिया गया है, मॉडर्निज्म एंड पोस्ट मॉडर्निज्म. तो आप सोचो रफली 1950 तक भी हम कह सकते हैं इट इज़ मॉडर्निज्म, एंड 1950 के बाद पोस्ट मॉडर्निज्म कहलाता है. और एक कुछ लोगों का मानना है, कुछ स्कॉलर्स का, क्रिटिक्स का मानना है कि ये 1990s में पोस्ट मॉडर्निज्म की जो वेव थी वो एग्जॉस्ट हो गई थी, एंड आफ्टर द 1990s we must call it post modernism.
So this is a little strange, this kind of categorization, because अगर अब पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है, कुछ लोग बोलते हैं अभी भी पोस्ट मॉडर्निज्म चल रहा है आज भी, लेकिन कुछ लोग उसे कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म. सो ये एक थोड़ा स्ट्रेंज सी क्लासिफिकेशन है, बिकॉज कल को अगर ये बोलें कि पोस्ट मॉडर्निज्म के ट्रेंड्स भी एग्जॉस्ट हो रहे और उसमें नई चीज़ें आ गई हैं, तो फिर क्या उसे पोस्ट मॉडर्निज्म कहा जाएगा? तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये थोड़ी एरोनियस, इट इज़ नॉट वेरी वेल थॉट आउट, एंड पीपल फील दैट देयर शुड बी सम री थिंकिंग कि इसका नाम जो है वो किसी तरह से अब चेंज हो जाए. ये जो एजेस हैं हमारे लिटरेरी एजेस हैं, बिकॉज आगे को जाके इसकी ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी के पोस्ट मॉडर्न है कि पोस्ट मॉडर्न है. सो इट्स अ लिटिल कंफ्यूजिंग बिकॉज ऑफ दिस adherence to this modern period, और उसके आगे का कुछ भी है तो वो पोस्ट में जाएगा या पोस्ट में जाएगा. तो दिस हैज़ ऑलवेज बीन डिबेटेड बाय पीपल, बिकॉज अर्लियर जो एजेस थे हमारे बड़े क्लियर थे कि भाई एलिजाबेथन पीरियड है व्हेन क्वीन एलिजाबेथ वाज ऑन द थ्रोन एंड व्हाट वर द सोशल एंड कल्चरल कंडीशंस ऑफ इंग्लैंड. बट हियर this does not matter who is on the throne, what were the other aspects of society. So this is like a very strange kind of terminology, but we have to call it postmodern for the time being, like we are doing this lecture on postmodern age. So there is an important occurrence during this period, that the colonies that countries like England, France, Spain and Portugal, they had colonized so many countries across continents in this world, and उन्होंने अपना सारा वेस्टर्न कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके एजुकेशन, उनका रिलीजियस सिस्टम्स, वो सारे इन कॉलोनीज़ के ऊपर इम्पोज कर दिए थे. और इंडिया भी इंग्लैंड की कॉलोनी रही इतने सालों तक. तो वो जो एक प्रोसेस था वो एंड हो गया, बिकॉज ये डीकोलोनाइजेशन हो गया एंड दे वर नो लॉन्गर colonies of these countries. So England was not so powerful now, as it had always been so powerful. It was a great British Empire. लेकिन अब वो ब्रिटिश एम्पायर नहीं रहा और वो बिल्कुल भी पावरफुल नहीं रहा. एंड अमेरिका जो था वो इमर्ज हुआ एज अ मोर पावरफुल पॉलिटिकल एंड कल्चरल फोर्स. सो अमेरिका वाज नाउ द पावरफुल कंट्री. सो अमेरिकन लिटरेचर, जो भी अमेरिकन ऑथर्स ने इंग्लिश में लिखी वो, और जो दूसरी कॉलोनीज़ के जो राइटर्स थे, जैसे इंडिया के राइटर्स हो गए, अफ्रीका के राइटर्स हो गए, तो वो सारे राइटर्स भी इमर्ज हुए. तो इंग्लिश लिटरेचर सिर्फ वो नहीं रह गया जो कि इंग्लिश राइटर्स ने लिखा, जो इंग्लैंड के राइटर्स ने लिखा वो ही नहीं कहलाने लगा. फिर बाकी जो राइटर्स दूसरी कंट्रीज से, उन्होंने इंग्लिश सीखी, उन्होंने फ्रेंच सीखी, तो वो जो राइटर्स इमर्ज हुए उनको भी उनकी राइटिंग को भी इंग्लिश लिटरेचर में ही इंक्लूड किया जाने लगा. और उनको कभी कॉलोनियल लिटरेचर उसको कहा गया. फिर जब वो कॉलोनीज़ हट गई, कॉलोनीज़ नहीं रही वो, और वो डीकोलोनाइज हो गए कंट्रीज़, तो वो उनकी उस लिटरेचर को वो पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर कहा गया. सो पोस्ट कॉलोनियल तब हुआ जब वो कॉलोनीज़ नहीं रहीं और वो इंडिपेंडेंट हो गए. तो वो एक टर्म रह गया. तो देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट आर कनेक्टेड टू पोस्ट मॉडर्निज्म. उसमें पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग है. पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इवन टुडे. वी कैन से दैट समटाइम्स वही डीकोलोनाइजेशन तो इंडिया का तब हो गया, और उसके बाद तब से जितनी भी राइटिंग है, क्या हम सारे को पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग बोलेंगे? आज भी जो लिख रहे हैं इंग्लिश में
राइटर्स, हमारे इंडियन राइटर्स, तो क्या वो भी पोस्ट कलोनियल है? सो दे आर वेरी मैनी व्यूज़ कि ये टर्म्स कहाँ कहाँ तक अप्लाई करना है, पोस्ट कलोनियल एंड देन पोस्ट मॉडर्न. सो you have other aspects like post structuralism. So various theories are also associated with this post modern period, but फिर भी एक post modern period को एक तरह से एक मूवमेंट नहीं कह सकते. जैसे हमने रोमांटिक पीरियड को बोला रोमांटिक मूवमेंट, बट हियर पोस्ट मॉडर्निज्म इज combination or a kind of a period which includes many different dimensions of things, of social and cultural developments, of political developments, of the wars, of the two wars. So all those things together, they make up the postmodernist age. But calling it a movement may not really be so appropriate. उसमें मूवमेंट्स हैं, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, फॉर्मलिज्म है, और ये सारी मूवमेंट्स उसमें हैं, लेकिन वो खुद एक मूवमेंट हम उसे कह सकते हैं या नहीं, दैट इज़ ऑल्सो डिबेटेबल. सो we must see that earlier Nietzsche, Freud, and Bergson, they had created theories, and they had brought ideas that were totally radical, जो कि पहले कभी लोगों ने नहीं सुने थे. So these three people had influenced the modernists, and they were also influencing the postmodernists. So the influence of these philosophers is very uh, far reaching. And these, because Freud's psychological theories, his interpretation of dreams, so all those things had brought in the subconscious and unconscious mind of characters in literature. So there was a great territory unexplored earlier. So Freud's theories had brought a lot of layers to literature, the novel especially, how the characters, their inner minds, their subconscious minds, their dreams. So all those things were explored by the modernist writers. And Henry Bergson's theory of uh, inner time and outer time, clock time and inner time, that was also something which had greatly influenced writers like Virginia Woolf, that they can always show that psychological time is different from the external clock time. जो clock एक हमें time दिखाती है, वो उसी clock के time के according हमारा mind work नहीं करता है, और हमारी thoughts clock time के साथ हम उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत मुश्किल है. सो द थॉट्स रन इन टू द पास्ट फ्यूचर, एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट लेक्चर ऑल्सो, दैट Bergson's theory of time and his the consciousness, all that, and William James' theory of stream of consciousness, his idea of stream of consciousness. So all these had impacted the literature of modern age, and that is why even Lawrence's novels, they show this inner exploration of the mind to a great extent. And so the novels of D.H. Lawrence also show the impact of these theories. And now we'll talk about the three French thinkers and philosophers and critics who impacted postmodernism really in a very big way. They were Michael Foucault and Jacques Derrida and Roland Barthes. So Roland Barthes is the one, as I had mentioned in the earlier lecture, who said that the author is dead. That means he just minimized or totally removed the primacy of the author. So the author is not important, he says, and only the text is important, because the text can be read by each reader in a different way, and the reader can deconstruct the text and find meanings in it
which perhaps the author also did not have in mind. So the contradictions and or the differences of the text can be understood by the reader at his own level, and the author is not required. But that is also greatly debatable, because unless and until the author has an intention and creates a text, there is really no meaning. And some people feel that no, this deconstruction was a great idea and revolutionary idea, and it gave lot of freedom to the reader, and the reader is not bound by what the author has decided to tell him or her. So Roland Barthes' idea of the death of the author and his deconstruction theory, that has impacted postmodernism and postmodernist literature in a very big way. And so has Michael Foucault's cultural theories and how culture impacts society, and all his various important works have also had a great effect on postmodernist literature. And then you have Derrida. Derrida is the one who brought deconstruction theory, and who said that a text can be deconstructed by the reader. And his Roland Barthes is the one who said that the author is dead. So he said the text and the reader can make sense. The reader can interact with the text. So these two ideas are quite similar, and that is why Derrida's deconstruction theory is connected to Roland Barthes' declaration of the death of the author, which was made in 1968. So basically, Roland Barthes and Derrida, they were working a lot in the 1960s. So these theories and the earlier theories of Freud and of Nietzsche and Bergson and all these other philosophers who were connected greatly with the literary output of these modern and postmodern ages. So all these, and in 1941, which was the year when James Joyce and Virginia Woolf, both of them died, and both these writers were very major forces in modernist age. And once they died in 1941, some scholars consider this also as a cut-off date for the modern age, and they feel that after the death of these two modernist writers, there was this shift towards postmodernism. And postmodernism is also seen as being represented by T.S. Eliot's Wasteland, because Wasteland was his most famous work. It was a poem in which everything is so fragmented, and the subject and the form and the presentation of the poem is very fragmented, and that is why this fragmentation and this hopelessness and despair and kind of desertification of the world, where there is a complete breakdown of everything, breakdown of meaning. So that also can be looked upon as a postmodernist work. Similarly, Joseph Conrad's Heart of Darkness is also seen as a postmodernist work. तो ऐसा नहीं है कि अगर वो मॉडर्न एज में कोई वर्क लिखा गया है तो उसमें अगर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो कि उसको पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्क कहलाना उसको ठीक रहेगा कहना, तो वो उसमें हम इंक्लूड कर सकते हैं कि नहीं, अभी भी कुछ वर्क्स में मॉडर्न सेंसिबिलिटी दिखती है और पहले के कुछ वर्क्स में पोस्ट मॉडर्न सेंसिबिलिटी हमें दिखती है, तो हम उसको एक वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड नहीं कर सकते कि फर्स्ट 50 years व modernist and the second 50 years were postmodernist. So this is actually the last era that we have to discuss in these lectures. And so we are going to now conclude this lecture series of the history of English literature, which has spanned so many centuries. And now we can say easily that we are in the postmodern era today
or in the postmodern era. So I hope that the sequence of these years, these centuries, is clear to all of you now. Thank you very much. We'll meet in some other subject now. Thank you.